इंडिया टीवी, आपकी आवाज। अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में आज हमने आमंत्रित किया है नरेंद्र मोदी की सरकार के सबसे पावरफुल मिनिस्टर को, एक ऐसे लीडर को जिससे जनता को बहुत उम्मीदें हैं। जनता परेशान है महंगाई से, जनता परेशान है भ्रष्टाचार से, जनता के सामने बहुत सारे सवाल हैं। प्लीज वेलकम भारत सरकार के फाइनेंस और डिफेंस मिनिस्टर अरुण जेटली। और आपकी अदालत में आज के इस खास शो के लिए जज के तौर पर हमने आमंत्रित किया है देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार HK दुआ को। आपकी अदालत में आज का मुकदमा शुरू करें इससे पहले HK दुआ साहब की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए? इजाजत है। और इससे पहले कि इल्जामात और सवालात का सिलसिला शुरू हो, हम सफाई मांगें फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली से। एक नजर अरुण जेटली के पॉलिटिकल करियर पर। अरुण जेटली भारत सरकार के फाइनेंस मिनिस्टर हैं। इनके पास डिफेंस मिनिस्ट्री का भी चार्ज है। अरुण जेटली का राजनीतिक सफर स्टूडेंट लीडर के तौर पर शुरू हुआ। अरुण जेटली दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के प्रेसिडेंट रहे। जेपी मूवमेंट के दौरान अरुण जेटली छात्र संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। इमरजेंसी के दौरान अरुण जेटली 19 महीने दिल्ली के तिहाड़ जेल में कैद रहे। अरुण जेटली के करियर का एक और आयाम देखने को मिला जब इनका नाम देश के सबसे सफल वकीलों में गिना जाने लगा। लेकिन अरुण जेटली ने करोड़ों की कमाई छोड़कर अपना वक्त बीजेपी को दिया। अरुण जेटली अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर रहे। यूपीए की सरकार के दौरान अरुण जेटली राज्यसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहे। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में अरुण जेटली ने एक अहम भूमिका अदा की। अब प्रधानमंत्री के सबसे विश्वस्त सहयोगी अरुण जेटली ने अपना पहला बजट पेश किया है। आपकी अदालत में आज इसी बजट को लेकर वित्त मंत्री अरुण जेटली पर मुकदमा चलाया जाएगा। मुकदमा शुरू होता है। आपकी अदालत में पहला इल्जाम भारत सरकार के फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली पर। आपकी अदालत में फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली पर इल्जाम है कि इनके बजट में कुछ नया नहीं है। अरुण जी, ये इल्जाम फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदंबरम ने लगाया। उन्होंने कहा कि पॉलिसीज भी हमारी हैं, टारगेट भी हमारे हैं, सिर्फ नाम अरुण जेटली का है। फिर तो मुझे बहुत खुशी होगी कि कांग्रेस पार्टी पूरा समर्थन देगी पार्लियामेंट में। लेकिन ऐसा नहीं होगा। कारण यह है कि वो स्वयं जानते हैं कि यूपीए की सरकार इस देश की अर्थव्यवस्था को कहां छोड़कर गई है। पिछले 2 वर्षों से जो इस देश की विकास दर 9% पे थी, वो 5% से नीचे रही है। और जब ग्रोथ 5% से नीचे आती है, उसका एक परिणाम यह हुआ कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जो उद्योग लगते हैं, उनमें कमी आई। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रोथ एक वर्ष में नेगेटिव है और दूसरे वर्ष में एकदम फ्लैट है। जब ग्रोथ फ्लैट हो जाए और बढ़े ना, तो इसका मतलब कस्टम्स ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, टैक्सेस नहीं आ रहे सरकार के पास, राजस्व कम है, सरकार गरीब हो जाती है और सरकार को अपना खर्चा चलाने के लिए फिर उधार मांगना पड़ता है। और ये देश उधार के आधार पर चले। केवल इतना नहीं, जब उद्योग नहीं लगते तो रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं। यह अवधि काल जॉबलेस पीरियड का था। इस स्थिति में पूरे दुनिया के लोग हिंदुस्तान के अंदर निवेश नहीं कर रहे।
हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था की विश्वसनीयता चूर चूर हो चुकी है। हमारा जो टैक्सेशन सिस्टम है उसके संबंध में उंगलियां उठाते हैं कि भाई आप ऐसा टैक्सेशन सिस्टम है जिसकी विश्वसनीयता नहीं है, आप बैक डेट से टैक्स लगा देते हो। कोई के देश में यहां के स्थानीय उद्योगपति भी दूर देशों में जा रहे हैं, पूंजी लगाने के लिए देश में तैयार नहीं है। कीमतें आसमान पर छू रही थी, हाई इन्फ्लेशन, लो ग्रोथ, नेगेटिव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, लेस इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये 48-50 दिन पहले विरासत में हम लोगों को मिला है। और इस 45 दिन की अवधि काल में सबसे बड़ी चुनौती थी कि अर्थव्यवस्था के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हो। जो रुकावटें रखी हुई हैं हमारे रास्ते में, देश के रास्ते में, उनको हटाया जाए। तो मैंने पहले अंश में तो 15-16 ऐसे कदम बताए जो कि देश की अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ाएंगे। मेरी पहली चुनौती है कि देश के और बाहर के निवेशक हिंदुस्तान की तरफ एक बार फिर देखना शुरू करें। निवेश आएगा, पूंजी लगेगी, तभी इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू होगी। दूसरा यह है कि जिन क्षेत्रों में नेगेटिव ग्रोथ है, मैन्युफैक्चरिंग, मैंने 2 सप्ताह पहले कुछ एक्साइज ड्यूटी कंसेशंस ऑटो सेक्टर, कंज्यूमेबल ड्यूरेबल्स को दिए, थोड़ा उससे फर्क पड़ेगा। मैंने ड्यूटीज कम की जिससे कीमतें भी कम हो, ताकि हमारे प्रोडक्ट बाजार के अंदर प्रतिस्पर्धा में आ जाए, कंपेटिटिव हो जाएं। और मेरी इस सरकार में और पिछली सरकार में एक अंतर है, हम हाई टैक्सेशन रिजीम नहीं चलाना चाहते। इसलिए टैक्सेशन की दृष्टि से जब महंगाई इतनी छोड़कर गए तो हर बजट में टैक्स बढ़ते हैं। 1947 से आज तक कोई ऐसा बजट नहीं आया होगा कि जिसमें तीनों श्रेणियों में, छोटे और मध्यम टैक्स पेयर को, कि उसकी जेब में ज्यादा पैसा रहे। मैंने 50-50 हजार रुपए तक के कंसेशंस एक्स्ट्रा अनाउंस किए। इनकम टैक्स की छूट भी 50,000 बढ़ा दी। मुझे सबसे बड़ा खेद है, अगर सरकार की जेब में ज्यादा पैसा होता तो अपनी आर्थिक इकोनॉमिक आइडियोलॉजी जो है हमारी पार्टी की, मैं इसको और बढ़ाता। हो सकता है आने वाले कल में मेरी अगर क्षमता बढ़ेगी तो मैं और बढ़ाऊंगा। जो सेविंग्स, जो बचत लोग घरों में करते हैं, बैंक में डालते हैं, LIC में डालते हैं, UTI में डालते हैं, यूनिट्स में डालते हैं, वो उनकी बचत बनती है और जब इन इंस्टीट्यूशंस में आती है तो देश के विकास में लगती है। क्योंकि बैंक में थोड़ी ना पैसा रखते हैं, वो आगे देते हैं, उससे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है। तो मैंने बचत बढ़ाने की जो टेंडेंसी है उसको भी मैंने छूट और बढ़ा दी। रियल एस्टेट सेक्टर एकदम ठप हुआ पड़ा है, इसलिए लोग जाकर मकान खरीदने शुरू करें। तो मेरी 2 तरफ से नीति यह है कि एक तो आपको इनकम टैक्स में इंसेंटिव दूं कि मकान अपना फ्लैट खरीदोगे, उसमें जाकर रहोगे तो आपको इनकम टैक्स की छूट मिलेगी। और कल अगर इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति थोड़ी कम हुई और रिजर्व बैंक ने इंटरेस्ट रेट्स कम कर दिए तो आपको जो उधार भी लेंगे उसके ऊपर भी ब्याज कम कराएंगे, जैसे वाजपेयी जी की सरकार में था। कि अंत में यह परिस्थिति हो कि किराए के घर में रहना महंगा है, अपना घर खरीदना उससे सस्ता होगा, जो EMI की किस्त होगी। आपको इनकम टैक्स में भी कम मिलेगा। आपको इस दिशा में हम देश की अर्थव्यवस्था को ले जाना चाहते हैं। अब 45 दिन में हमने ये दिशा दिखलाई है और जो समस्याएं इन्होंने खड़ी की हुई थी, मैं वो सारी, अगर आप पूछेंगे तो मैं गिना भी सकता हूं। मैं पूछूं आपसे, लेकिन आपने ये जो सारी बातें बताई, चिदम्बरम तो फाइनेंस मिनिस्टर कई साल रहे, उनको समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा कि ये तो कांग्रेस मुक्त भारत बनाना चाहते थे, कांग्रेस मुक्त बजट भी नहीं बना पाए। देखिए, मुझे लगता है कि जिस प्रकार की अर्थव्यवस्था यूपीए ने चलाई है उसका परिणाम पूरा देश भुगत रहा है। और इसलिए मैं इस पे कोई टिप्पणी करने की भी आवश्यकता इसलिए नहीं समझता कि मेरा जो संघर्ष है अब उनसे नहीं है। राजनीतिक विरोध हो सकता है, मेरा संघर्ष तो यह है कि इस देश की अर्थव्यवस्था को हम कैसे उठा पाएं और आम आदमी को कैसे जिसका लाभ हो पाए। तो मैं उनके साथ इस बहस में उलझ जाऊं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको कुछ स्पेसिफिक उदाहरण देना चाहता हूं जो कांग्रेस के नेताओं ने दिए। कैसे उन्होंने कहा हमारे आइडियाज जेटली साहब के बजट में आए,
कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए आपने 500 करोड़ रखा है। शशि थरूर ने कहा कि मनमोहन सिंह ने 2008 के बजट में रिलीफ और रिहेबिलिटेशन के लिए कश्मीरी पंडितों के लिए 1600 करोड़ रुपए रखे थे। देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं कि 10 साल ये अधिक पावर में रहे। मैं ये मानता हूं कि इस देश के इतिहास में अगर सेक्युलरिज्म का सबसे बड़ा कोई विफलता रही है कि एक प्रांत में से, यानी कश्मीर में से, एक धर्म के आधार पर एक वर्ग को उस प्रांत में से बाहर निकाल देना, इससे बड़ा फेलियर हमारे देश का नहीं रहा एक सेक्युलर सोसाइटी का। ये लोग वापस जाकर वहां बसे, उसकी व्यवस्था शुरू करनी थी जिसके लिए किया। और वो व्यवस्था करने के स्थान पर मैंने सुना है यूपीए ने, अगर मैं आंकड़े आपको बतलाऊं, योजना बनाई कि कितने लोग लेंगे, जाएंगे इन योजनाओं में और वापस जाकर बसेंगे। कितने लोगों ने उसका लाभ उठाया कि वहां जाके मैं घर बनाऊंगा और वापस बसूंगा? एक। 1600 करोड़ रुपए में एक 1%। बाकी ये था कि जिन लोगों को मुआवजे दिए जाते थे, जो बेचारे इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन्स की तरह, कश्मीरी पंडित कोई जम्मू में है, दिल्ली में है, तो उनको जो मासिक कॉम्पेंसेशन दिया जाता है, ये उसका पैसा है। आप जाकर वहां उनके घर उनको वापस दिलवाइए, जिनके घर जला दिए गए उनके लिए कॉलोनीज बसाइए। और मैं भी ये स्पष्ट कर दूं कि जितना ये हम पैसा रखते हैं, ये तो 1/3 फाइनेंशियल ईयर निकल चुका है, ये केवल इस साल के लिए है। और हम लोगों ने ये तय किया है, मैंने स्वयं जम्मू कश्मीर के राज्यपाल से बात की, मैं वहां गया था, मैं वहां के मुख्यमंत्री जी से भी मैंने बात की कि क्या किस प्रोसेस से इन लोगों में से जो लोग वापस आना चाहते हैं, स्टेट उनको हाउसिंग प्रोवाइड करे या उनके लिए एक कॉलोनी बनाए, चाहे मिक्स्ड कॉलोनीज हो, अलग कॉलोनी हो, कंटोनमेंट के पास हो, जहां कम से कम ये संकेत तो हम शुरू करें कि कुछ हजार लोग वहां जाकर वापस बसने शुरू हुए। नहीं तो अपने घर में से बाहर निकाल दो और ये कहिए कि धर्म के आधार पर कुछ लोग इस प्रांत में आ नहीं सकते। बहुत लोग आपको इसके लिए बधाई देंगे अगर कश्मीरी पंडित वापस जाके बसे। जीएसटी का एक सवाल सामने रखा है। उन्होंने कहा कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, पिछली सरकार कहती है ये हमारा आइडिया था। देखिए, ये बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। 2006 और 7 में चिदम्बरम साहब ने अपने बजट में इसको मूट किया था और मैं मानता हूं कि ये करेक्ट आइडिया है और इसलिए मैं कोई उनसे इस बात पे बहस नहीं करना चाहता। 2014 तक वो लागू क्यों नहीं कर पाए? मैंने 1 महीने में 2 बार सब राज्यों के वित्त मंत्रियों को बुलाया। उन वित्त मंत्रियों ने मुझसे पहला सवाल पूछा कि जब हम अपने टैक्स लेने का अधिकार केंद्र को दे रहे हैं, सिंगल टैक्स लगेगा और केंद्र उसको बांटेगा राज्य में, म्यूनिसिपैलिटी में, केंद्र में, तो हम केंद्र पे विश्वास क्यों करें? जब हम विपक्ष में थे हम भी ये सवाल करते थे। तो मैंने कहा आपकी शिकायत क्या है? उन्होंने कहा जो सीएसटी का मुआवजा हमें देना था केंद्र ने, 2010 से आज तक 1 रुपया नहीं दिया। तो जिस कार्यकाल में वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, जो स्टेट्स का अधिकार था कॉम्पेंसेशन का, उनको तो आप कॉम्पेंसेशन दोगे नहीं और एक फेडरल सोसाइटी में, संघीय ढांचे में स्टेट्स को कहो तुम अपने हक हमें दे दो। तो अब मेरी सबसे बड़ी समस्या ये है, 50 दिन हुए नहीं तो जो अनपेड बिल्स हैं पिछले 5 साल के उनके स्टेट्स को देने के, तो सबसे पहले तो मैं उसके लिए पैसा ढूंढ रहा हूं। अब जब पैसा मेरे पास आएगा मैं राज्यों को उनका हिस्सा देना शुरू करूंगा और राज्यों को जब हिस्सा सीएसटी कॉम्पेंसेशन का दूंगा तो मैंने कहा इस साल में मैं पैसा ढूंढूंगा कहीं से। मैं टैक्स लगाकर वो पैसा इकट्ठा नहीं करना चाहता। अब बजटरी एलोकेशंस में से जब रिवाइज ग्रांट्स आएंगी तो उसमें देखूंगा कहां से पैसा हो सकता है, कम से कम पहली किस्त उनको दूं। और राज्य बाय एंड लार्ज 1-2 राज्य छोड़कर जिन्होंने समस्या की, और मुझे इसलिए उम्मीद बनी है कि जिन राज्यों ने अभी प्रश्न पूछे हैं वो दोनों राज्यों में एनडीए की सरकार है, गुजरात और पंजाब, और इसलिए हमारी क्षमता उनको मना पाने की थोड़ी ज्यादा है। और इसलिए जब एक बार मैं उनको कहूंगा कि जो पिछले 5 साल से आपका अनपेड बिल है आप लीजिए, अब तो आप मानिए, और इस संविधान संशोधन को हम करते हैं और जीएसटी को लगाते हैं, और जीएसटी लगाने से लोग मानते हैं कि इस देश की जीडीपी अपने आप बढ़ने में भी लाभ आएगा, टैक्स इवेजन अपने आप में कम होगी, एवरेज टैक्स पेयर का जो व्यापार करते हैं और एवरेज वो जो देता है उसकी हैरेसमेंट भी कम होगी। ये भी सही है कि जो स्किल डेवलपमेंट है वो कांग्रेस का आइडिया था, आपने सिर्फ उसका नाम बदल के रीपैकेज कर दिया।
देखिए, किसी आइडिया के ऊपर कॉपीराइट होता है क्या? कि इस देश के अंदर जहां इतनी गरीबी है और इसके लिए ये कोई रॉकेट साइंस है कि इतनी गरीबी है कि आपके यहाँ ITIs हैं, आपके यहाँ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स आप बनाइए, किसी को आप जूता बनाना सिखाइए, किसी को आप कपड़ा सिलाना सिखाइए, किसी को आप बिजली का काम सिखाइए, किसी को IT का काम सिखाइए, किसी को BPO में बैठकर काम करना सिखाइए। तो ऐसे सैकड़ों हजारों प्रोफेशंस हैं। जो लोग BA MA और इंजीनियरिंग और मेडिसिन नहीं कर सकते, उनको इसकी ट्रेनिंग दीजिए, इसके लिए इंस्टीट्यूशंस करिए। ये कहे कि ये मेरा आइडिया था, कोई दूसरा राजनीतिक दल नहीं कर सकता। जनता को सबसे ज्यादा कंसर्न है, जनता से सवाल पूछते हैं। आप में से जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं। या सर, मुझे ये पूछना था कि सरकार के सभी लोग और आप भी आज बोल रहे हैं कि 1.5 लाख का कंसेशन आपने दिया इनकम टैक्स के लिए, बट जिस तरह की महंगाई है, तो इतनी महंगाई में मैं अपना खर्चा यहाँ रेंट पर रहता हूँ, जॉब कर रहा हूँ, तो अब जब मेरे पास सेविंग्स होंगी नहीं इतनी, तो मैं कहाँ से सेविंग्स में लगाऊंगा 50,000 वाला, और कहाँ से मैं सेविंग करूंगा? तब मैं घर लेने के सोचूंगा तो 50,000 आपने उस पर बढ़ाया, तो मेरे लिए तो 50,000 ही हुआ। मुझे लोगों ने पूछा कि आपको इस सारे में कुछ खेद है? मैंने कहा मुझे खेद है, मैं तो और बढ़ाना चाहता था अगर सरकार की जेब में पैसा ज्यादा होता तो। कारण ये है, और आपका तर्क भी बिल्कुल सही है, और ये रिलीफ देना हमने मिनिमम हर साल मिनिमम बढ़ता है तो 10-20 हज़ार का भी बढ़ा देते हैं। मैंने एक गो में एग्जेम्पशन लिमिट को 50,000 रुपये बढ़ाया, उसके बाद सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स के लिए 1 लाख को 1.5 लाख कर दिया, हाउसिंग इंटरेस्ट को बढ़ाया। और स्वाभाविक है कि जैसे जैसे लोगों की इनकम में वृद्धि होगी, बाजार में महंगाई भी बढ़ सकती है, तो इन इंस्ट्रूमेंट्स का प्रयोग करके टैक्स सेविंग कर लेना। लेकिन अगर आपका टैक्स मेरे इस प्रपोजल से अगर 5,000 रुपए से लेकर 40,000 रुपए तक आम आदमी का टैक्स कम हो सकता है, डिपेंडिंग उसकी इनकम कितनी है। इसके पीछे उद्देश्य यही है कि जो लोग महंगाई से इतना पीड़ित रहे हैं, उनके हाथ में थोड़ा और पैसा आ जाए, अपनी सेविंग्स और अपना खर्चा अकॉर्डिंगली वो प्लान कर पाए। हमारी नीयत बिल्कुल स्पष्ट है इसमें, और मुझे उम्मीद है कि आप मेहनत करोगे तो थोड़ा इनकम भी बढ़ेगी आपकी और सेविंग भी बढ़ेगी। आपकी बातों से लग रहा है कि अच्छे दिन जल्दी आएंगे, लेकिन मेरे पास और बहुत सारे इल्जाम हैं। हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में अरुण जेटली पर जनता के इल्जामात और सवाल आपका एक और। शशि थरूर ने कहा कि 29 योजनाएं ऐसी हैं जिनके लिए 100 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं। ऐसा लग रहा है बजट एलोकेशन की बात कर रहे हैं कि बॉलीवुड के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात कर रहे हैं। देखिए, इट शोज द लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ही इज बीन अ मिनिस्टर। पिछले 30 साल से नोएडा बन रहा है, अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, तो क्या 30 साल पहले इसके लिए पूरा पैसा अलॉट हो जाता? दिस इज आइडिया ऑफ गवर्नेंस। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं भारत सरकार के वित्त मंत्री अरुण जेटली। हम उनसे सवाल पूछ रहे हैं उनके पेश किए गए बजट पर। आपकी अदालत में अगला आपकी अदालत में फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली पर आरोप है कि इन्होंने बड़े कामों के लिए कम पैसा एलोकेट किया। अरुण जी, बड़े बड़े योजनाएं, बड़े बड़े सपने, कुछ की बात आपने अभी की। शशि थरूर ने कहा कि 29 योजनाएं ऐसी हैं जिनके लिए 100 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं। ऐसा लग रहा है बजट एलोकेशन की बात कर रहे हैं कि बॉलीवुड के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात कर रहे हैं। देखिए, ये प्रश्न पूछने वाले की मैं आपसे जिक्र नहीं करना, जिन्होंने आपको ये कहा, और केवल ये शशि थरूर ने नहीं कहा, उनकी पार्टी के उपाध्यक्ष ने भी कहा, राहुल गांधी ने। इसका मतलब शासन के संबंध में उनकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है। मैं आपको उदाहरण देता हूं। हमने कहा कि हर राज्य में हम एम्स, IIT और IIM बनाएंगे। अब मान लीजिए मैं पश्चिम बंगाल में एम्स का इस बार घोषणा की, और मैंने इस बार कहा कि इस साल के लिए हम ममता जी की सरकार को 50 करोड़ रुपया देते हैं। अब एम्स तो 1200-1400 करोड़ में बनेगा, तो 50 करोड़ क्यों दे रहे हैं? 50 करोड़ में एम्स नहीं बनेगा। हम जुलाई के महीने में है, 1/3 साल निकल चुका है। ममता जी की सरकार जमीन खरीदेगी, इसका प्रपोजल बनेगा, और अगर अगले 4-5 महीने में भी वो कार्रवाई कर लें
और वहां बनाना शुरू करें तो इस साल के, अगले साल की 31 मार्च से पहले वो केवल 25 करोड़ भी खर्च पाए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। कंस्ट्रक्शन शुरू होगी। अगले साल हम उसके लिए 200 करोड़ देंगे, उससे अगले साल जो 4 साल लगेंगे पूरी उसकी रकम को हम लोग पूरा करेंगे। सिमिलरली जितनी योजनाएं होती हैं, आप चिदम्बरम साहब का भी बजट उठा के देख लो, तो नई स्कीम्स में वो तो फरवरी के महीने में साल शुरू होने से पहले देते हैं, ये तो आधा साल निकल चुका है। इस साल की ये एलोकेशन है जो कि 31 मार्च तक है, और इनमें कई ऐसी स्कीम्स हैं जिसमें डीपीआर बनेगा, प्रपोजल बनेगा, जमीन एक्वायर होगी, लैंड होगी, उसकी योजना बनेगी। और इसमें से अगर ज्यादा पैसा खर्च होगा तो हम ज्यादा रिलीज करेंगे रिवाइज ग्रांट्स में, अगर बच जाएगा तो उस पैसे को जो पिछले 5 साल के अनपेड बिल्स हैं उसकी तरफ डाइवर्ट करेंगे। और मैं हैरान हूं इस बात का कि कांग्रेस पार्टी की टॉप मोस्ट लीडरशिप इतना समय पावर में रहने के बाद उनको लगता है कि अगर योजना अनाउंस की है और वो 10 साल चलनी है तो 10 साल का पैसा इसी साल के अंदर अनाउंस होगा। ये तो आज तक नहीं हुआ। ये बजट 1 साल का है, अगले 50 साल का नहीं है। मान लीजिए हमने स्मार्ट सिटीज का आइडिया दिया है, हमने कोई 7-7.5 हजार करोड़ इस बार एलोकेट किया है। ये तो सवाल उठाया उन्होंने 100 स्मार्ट सिटीज पर सिर्फ 7,000 करोड़। देखिए, इट शोज द लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ही हैज बीन अ मिनिस्टर, शशि हैज बीन अ मिनिस्टर। अब स्मार्ट सिटीज, 100 स्मार्ट सिटीज इस देश में बनाने में दशक लगेंगे। तो पहली 5-7 सिटीज जो आप सोचोगे हाईवेज के अगेंस्ट, उसकी लैंड बनाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट्स ढूंढेंगी, सेंटर उसके प्रोजेक्ट्स बनवाएगा, स्टेट की मदद करनी शुरू करेगा। और ये कोई अगले 30-40 साल, पिछले 30 साल से नोएडा बन रहा है, अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। तो शशि थरूर चाहते तो क्या 30 साल पहले इसके लिए पूरा पैसा अलॉट हो जाता और वो बैंक में रखे रखते, किसी और काम के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। दिस इज आइडिया ऑफ गवर्नेंस। ये तो एक और उदाहरण, ये तो देखिए, इस तरह की अंडरस्टैंडिंग पे अर्थव्यवस्था नहीं चलेगी। इस बार तो मान लीजिए 100 में से अगर इस साल में, इस वर्ष में पहली 5 सिटीज के संबंध में काम शुरू हो जाए और अगले 10 साल में वो बननी शुरू हो जाए और 2 साल बाद 5 और में शुरू हो जाए। अब एम्स कैसे बने? जब सुषमा स्वराज जी मंत्री थी तो उन्होंने 6 एम्स की घोषणा की है। वो 6 एम्स इस साल शुरू हुई हैं, 11 साल बाद जाके। इतना उसमें समय लगा है बनने में, तो हर साल उसके लिए एलोकेशन होता तो है। मान लेता हूं कि जो 6 एम्स के लिए आपने 500 करोड़ दिया है वो इस साल शुरुआत के लिए काफी ये बजट ही इस साल का है, तो मैं अगले साल का तो बजट अनाउंस नहीं किया अभी तक। तो मान लीजिए जो 6 इस बार 4 एम्स हम लोगों ने कही हैं, तो उसमें अगर 500 करोड़ का है तो किसी भी को भी अगर मैं 100-150 करोड़ देता हूं तो मुझे नहीं लगता कि इस साल उनमें से एक भी इतना पैसा खर्च कर पाएंगे। कर पाए तो मैं तो बहुत खुश होऊंगा, ताकि एम्स का काम, जमीन बन गई, नींव खुद गई, बेसमेंट बन गई, ऊपर कंस्ट्रक्शन शुरू हुई, तो इक्विपमेंट खरीदने की जो स्थिति आएगी वो तो 4थे या 5वें साल के अंदर आएगी। एक और स्कीम का जिक्र कांग्रेस के लोगों ने किया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आइडिया अच्छा है, इसके लिए सिर्फ 100 करोड़ रुपए और सरदार पटेल की मूर्ति के लिए 200 करोड़। देखिए, पहले सरदार पटेल से शुरू करते हैं। सरदार पटेल के नाम पर इस देश में सैकड़ों मेमोरियल्स होने चाहिए थे। मैं स्वतंत्रता के बाद के सबसे ऊंचे नेताओं में उनको इसलिए मानता हूं कि 550 रजवाड़े, सरदार पटेल की जो देहांत हुआ वो 1950 में हुआ। 2.5 साल के अंदर 550 रजवाड़ों को एक करके इस देश का जो मानचित्र है, मैप है, इस देश की जो ज्योग्राफी है, हमें देने वाले सरदार पटेल हैं। पंडित जी ने तो सिर्फ जम्मू कश्मीर की जिम्मेवारी ली थी, और वो आज भी स्थिति कहां है हम लोग देख रहे हैं। और इसलिए सरदार पटेल का सम्मान होना चाहिए था। पंडित जी के मंत्रिपरिषद के लोगों ने कहा था, और उनके मंत्रिपरिषद में ये पुस्तकों में लिखा है, जब सरदार साहब की डेथ हुई कि विजय चौक पे उनकी मूर्ति लगे। उस वक्त नहीं लगी, उन्होंने पार्लियामेंट स्ट्रीट पे लगाई। आज अगर गुजरात की सरकार ने यह शुरू किया है कि वहां नर्मदा के जल के अंदर एक बहुत लाइफ टाइम बिगेस्ट स्टैच्यू इन द वर्ल्ड, ऐसे आदमी जिसने इस देश के इस चित्र को बनाया है, इस देश के नक्शे को बनाया है, हम लोग बनाए, तो कांग्रेस के तो इतने बड़े वो नेता थे कि उनका विरोध क्यों हो?
क्योंकि एक परिवार से नहीं थे। इसी हमने इस देश में व्यवस्था खड़ी कर ली कि कुछ परिवार ग्लैमराइज्ड हैं और जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान इस देश को किया है वो ग्लैमराइज्ड नहीं है। मैंने एक पुस्तक पढ़ी सरदार पटेल पे, राजमोहन गांधी जी ने लिखी है। उन्होंने कहा जब वो पुस्तक लिख रहा था तो सबसे पहले महीनों लग गए रिसर्च करते हुए कि सरदार साहब की पत्नी का क्या नाम था, क्योंकि वो ग्लैमराइज्ड परिवार नहीं था। और इसलिए अगर 200 करोड़ रुपया सरदार पटेल के कद के व्यक्ति के लिए केंद्र देता है इस साल में, और मैं आपको बता दूं कि अन्य राज्यों को भी देना चाहिए, इट्स अ नेशनल प्रोजेक्ट टू ऑनर सच अ मैन। और इसलिए कांग्रेस पार्टी को सरदार पटेल के नाम से, इतने बड़े नेता थे कि क्या उनको परेशानी इसमें हो जाए, मैं तो चिंता नहीं है। और जितनी ये योजनाएं हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये तो राज्यों में चल रही हैं। इनकी जो नई योजना बनेगी उसकी प्रपोजल आएगी, ये कंटिन्यूअस ओवर द ईयर्स चलेंगी गर्ल एजुकेशन की। जैसे विमेन सिक्योरिटी के लिए हमने दिल्ली के अंदर एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है, उस पायलट प्रोजेक्ट के लिए इस साल ग्रांट दी है। वो सफल होगा तो अगले साल पूरे देश में उसको चलाएंगे। एक जिक्र किया है लखनऊ से अहमदाबाद के लिए जो ट्रेन चलेगी उसके लिए आपने 100 करोड़ का प्रोविजन किया है। उन्होंने कहा कि मुंबई मेट्रो की एक लाइन 4,321 करोड़ कॉस्ट करती है। देखिए फिर वही लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जो ये नई ट्रेन चलेगी वो सारी एक साल में बन जाएगी, एक साल में चलनी शुरू हो जाएगी, साल के 8 महीने अभी बचे हैं। मतलब मैं चाहूंगा, एक अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे बिल क्लिंटन, उनका एक बहुत प्रसिद्ध वाक्य है, मैं शशि थरूर को केवल इतना कहना चाहूंगा, और वो वाक्य था, इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड। और इसलिए ये पूरी की पूरी ट्रेन एक साल में नहीं चल पाती। इसके बाद इस इल्जाम पर पूछने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। हम एक और ब्रेक करेंगे, और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में अरुण जेटली पर जनता के इल्जामात और सवालात का एक सवाल उठाया अजय माकन ने। उन्होंने कहा कि सारा चुनाव तो लड़ा नरेंद्र मोदी अरुण जेटली ने करप्शन के नाम पर, लेकिन बजट में कहीं करप्शन कम कैसे होगी इसका जिक्र नहीं किया। करप्शन कम होगी ईमानदार मिनिस्टर्स बनाने से, करप्शन कम होगी सीबीआई को ईमानदार बनाने से। अब उसका इससे क्या ताल्लुक है मुझे मालूम नहीं। मुझे लगता है रजत जी आपको ज्यादा सीरियसली उनको ले रहे हैं। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, सफाई मांग रहे हैं वित्त मंत्री अरुण जेटली से। आपकी अदालत में अगला हिस्सा। आपकी अदालत में वित्त मंत्री अरुण जेटली पर आरोप है कि इनके बजट में दोहरे मापदंड दिखाई दिए। अरुण जी, ये सवाल तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने उठाया। सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि इलेक्शन कैंपेन के दौरान हमेशा बात करते थे काला धन वापस लाने की, ब्लैक मनी की, लेकिन अरुण जेटली के बजट में कहीं जिक्र भी नहीं है। मेरे बजट में हजारों चीजों का जिक्र नहीं है, इसलिए बजट तो एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट होता है। उस अकाउंटिंग स्टेटमेंट में साल में कमाई कितनी होगी और खर्चा कितना होगा, ये इस विषय पर है। पहला निर्णय पहली कैबिनेट में नरेंद्र मोदी जी की सरकार का था कि हमने एसआईटी बना दी। अब कांग्रेस की सरकार के पिछले 3 साल से सुप्रीम कोर्ट का एसआईटी का फैसला था, वो बार बार एप्लीकेशन देते थे, एसआईटी नहीं बनाते थे। मेरे सामने पहले दिन नोट आया कि हमें पुरानी सरकार की नीति के मुताबिक इसको कंटेस्ट करना चाहिए, हम नहीं बनाएंगे। तो मैंने कहा मेरे पास कुछ छुपाने के लायक नहीं है, किसी का सच्चाई बाहर आती है तो आने दीजिए। पहला निर्णय पहली कैबिनेट मीटिंग में था कि हमने एसआईटी बना दी। एसआईटी ने कहा कि हमें सारी डिटेल्स दीजिए जो सरकार के पास है। दूसरा निर्णय मैंने मंत्रालय में दिया, प्लीज गिव इट टू देम, दे दीजिए। अगर जिन लोगों ने ये हरकतें की हुई हैं और उनका सच्चाई बाहर आती है तो मुझे इसमें कोई एतराज नहीं। उसमें केवल एक ही मेरी सीमा होगी कि जहां इंटरनेशनल कमिटमेंट्स है मैं उनका उल्लंघन नहीं कर सकता। अब वो जो आदेश आएंगे, और वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है इसको गाइड करने के लिए। एक हमें स्विट्जरलैंड से मैसेज आया कि हम कुछ डिटेल्स देना चाहते हैं। उसी दिन सबसे पहली चिट्ठी हमने उनको भेजी कि हम बहुत इच्छुक हैं, हमें तुरंत डिटेल्स भेजिए। तो काले धन के लिए तो हम अलग से इंडिपेंडेंटली कार्रवाई कर रहे हैं, इसलिए हम लोग
कोई ऐसा बजट नहीं बना रहे कि जिसमें अकाउंट्स के अलावा अन्य चीजें हम लोग उसमें सारी दुनिया की डाल दें, लेकिन काले धन के ऊपर हमारी सरकार में कोई सहानुभूति नहीं होगी। एक सवाल उठाया अजय माकन ने, मंत्री थे कांग्रेस सरकार में, राहुल गांधी के कम्युनिकेशन मैनेजर हैं। उन्होंने कहा कि सारा चुनाव तो लड़ा नरेंद्र मोदी अरुण जेटली ने करप्शन के नाम पर, लेकिन बजट में कहीं करप्शन कम कैसे होगी इसका जिक्र नहीं किया। बजट में करप्शन कैसे कम होगी? मतलब मुझे कल्पना नहीं है। करप्शन कम होगी ईमानदार मिनिस्टर्स बनाने से, करप्शन कम होगी सीबीआई को ईमानदार बनाने से, करप्शन कम होगी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को स्ट्रेंथन करने से। किस मंत्रालय को कितना खर्चा देते हो, किसकी कितना वेतन होता है, किस राज्य को कितना खर्चा देते हो, इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होती है, अब उसका इससे क्या ताल्लुक है मुझे मालूम नहीं। मुझे लगता है रजत जी आप कुछ ज्यादा सीरियसली उनको ले रहे हैं। अब जो उनके गंभीर नेता हैं उनकी मैं बात करता हूं। डिफेंस मिनिस्टर थे ए.के. एंटनी, काफी पुराने। उनका कहना है कि जब भी हम एफडीआई की बात करते थे तो बीजेपी के लोग कहते थे ये देश बेच देंगे, पैसा बाहर दे देंगे, लेकिन अपने राज में डिफेंस में एफडीआई का वाजपेयी जी ने 26% अलाउ किया था, हमने 49 किया। अब क्यों किया? आज हम दुनिया के सबसे बड़े खरीदार डिफेंस इक्विपमेंट का हिंदुस्तान है। पिछले 1.5 महीने में मैंने देखा हमारे विदेशी मेहमान आते हैं बाकी देशों से, मिनिस्टर्स, तो उनकी सबसे बड़ी इच्छा यह है कि लाखों करोड़ का सामान हिंदुस्तान खरीदता है, इनको कैसे बेचा जाए। आज हम अपना डिफेंस इक्विपमेंट विदेशी कंपनियों से खरीद रहे हैं, वो कंपनियां विदेशी सरकारें चला रही हैं, वो कंपनियां विदेशी शेयर होल्डर्स चला रहे हैं। तो हम सब्सटैंशियल डिफेंस अपना फॉरेनर से खरीद रहे हैं। लेकिन ये कोई बहुत बुद्धिमत्ता चाहिए थी कि हिंदुस्तान में कंपनीज बनाइए, हिंदुस्तानियों का उसमें 51% मेजॉरिटी हो, 49% क्योंकि टेक्नोलॉजी बाहर है तो टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट थोड़ी उनसे लाइए और इस देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग शुरू करिए। अब मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ा कांग्रेस के नेता का कि मैं इससे डिससेटिस्फाइड हूं। 100% विदेशियों से खरीदना जायज है, लेकिन इस देश में 51% इंडियन कंपनी बनाना और हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चर हो जिससे विदेशी मुद्रा बचेगी, वो बहुत अपराध है। ये क्यों नहीं सोनिया जी की पार्टी कर पाई इतने सालों में? और मेरी जहां तक जानकारी है इसका विरोध करने वालों में सोनिया जी स्वयं थी। मेरी विचारधारा है कि ये देश सबसे पहले है, तो जिस क्षेत्र में मेरे देश को वो सूट करेगी मैं उस देश में लाऊंगा, और जिसमें सूट नहीं करेगी उस क्षेत्र में इनकरेज नहीं करूंगा। उन्होंने देश का जिक्र किया। ए.के. एंटनी का मैं आपको पूरा बयान बताता हूं। उन्होंने कहा 91 से लेकर अब तक 26% से 51%, 49% करने का जो प्रपोजल है वो पेंडिंग था, लेकिन इससे नेशनल सिक्योरिटी को नुकसान होगा। इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स के कंट्रोल में आ जाएंगे और इसका असर हमारी पॉलिसी पर होगा, फॉरेन पॉलिसी पर। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं ये 91 से तो था नहीं। डिफेंस में 26 वाजपेयी जी की सरकार में लाए थे हम लोग पहली बार। उससे कोई देश की सिक्योरिटी को खतरा नहीं पहुंचा। कुछ यहां पर निवेश शुरू हुआ, कुछ बड़ी कंपनियां हैं, लार्सन एंड टुब्रो है, टाटास है, महिंद्रास है, उन्होंने थोड़े से डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट्स लगाने शुरू किए हैं। मैंने इसलिए 49% चुना। 49% FIPB अप्रूवल एंड इंडियन मेजॉरिटी एंड इंडियन कंट्रोल विद 51। तो इंडियन कंट्रोल मैंने उसलिए कंडीशन लगाई है, और इसलिए मुझे टेक्नोलॉजी भी मिल जाए, कुछ निवेश भी मिल जाए, और टेक्नोलॉजी के साथ साथ कंट्रोल इंडियन रहे। लेकिन मेरे इस सवाल का तो एंटनी साहब जवाब दे दें। मैं इस देश में 51% इंडियन कंपनी पे उनको इतराज है, 100% विदेशी से खरीदने में इतराज नहीं है। ये कौन सा तर्क है? उनका कहना है कि इसका असर, अगर मैं एग्जैक्ट आपको कोट उनका बताऊं, उन्होंने कहा डिफेंस स्ट्रेटेजी अब तक हमारी इंडिपेंडेंट रही है, फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट रही है। जब हमारी डिफेंस कंपनीज पर विदेशी कंपनियों का पंजा पड़ेगा, बड़े बड़े देशों का असर पड़ेगा, तो इनडायरेक्टली मिलिट्री कम हो जाएगा, क्योंकि 51% इंडियन मैन्युफैक्चर करेगा, इंडियन मेजॉरिटी कंपनी मैन्युफैक्चर करेगी। आज तो वही सामान मैं 100% फॉरेन गवर्नमेंट से खरीद रहा हूं।
विदेशी सरकारों को मालूम है कि मुझे कौन सा सामान दे रहे हैं, वो उनको एक्सेप्टेबल है, लेकिन मेरे देश में मैन्युफैक्चर हो इस पे इतराज है। एज इन आपने हाउस लोन और कार लोन सस्ता कर दिया है कंपेयर टू एजुकेशन लोन, ऐसा क्यों? अपार्ट फ्रॉम मतलब उससे ही रिलेटेड मैं ये पूछना चाहती हूँ, एक तरफ आप कह रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी ग्रोथ करे, पर जब हमारे स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ के लोग एजुकेटेड ही नहीं होंगे तो हमारी इकोनॉमी ग्रोथ कैसे करेगी? जब आप एजुकेशन लोन थोड़ा सस्ता करते, जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में स्टूडेंट्स को प्रोवाइड होता है 12th तक एजुकेशन फ्री, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। एटलीस्ट हम यूथ के लिए आप क्या मतलब इससे हमें क्या बेनिफिट है? मैं एजुकेशनल लोन्स भी हैं, स्कॉलरशिप्स भी हैं, लेकिन एजुकेशनल लोन्स के संबंध में भी मैं आपको बता दूं, जितने लोन्स हैं, इन लोन्स के रेट्स, चाहे वो मकान के ऊपर हैं, चाहे इंडस्ट्री के लिए भी हैं, इंडस्ट्री के लिए भी लोन सस्ता हो, मुझे उसमें खुशी इसलिए होगी कि लोग ज़्यादा इंडस्ट्री लगाएंगे, ज़्यादा नौकरियां बनेंगी इस देश में। वो तब होता है जब इस देश की महंगाई पे हम लोग नियंत्रण कर लें, और इसलिए मनी सप्लाई, ये रिजर्व बैंक इसको रेगुलेट करता है। लेकिन निश्चित रूप से जैसे ही इन्फ्लेशन थोड़ा मॉडरेट करेगा, रिजर्व बैंक के अधिकार में ये आता है, हम लोग उनसे केवल चर्चा कर लेते हैं, इन इंटरेस्ट रेट्स को मॉडरेट करना। और मैं इसमें सबसे गोल्डन पीरियड जो मानता हूं, मैं वाजपेयी जी की सरकार के समय का मानता हूं, जहां 6% 7% में लोन मिल जाता था। वो एक ऐसी सरकार थी जिसने मकान खरीदना सस्ता कर दिया था बनिस्बत की किराया देना, और वही सिद्धांत उद्योग लगाने पे है, वही विद्यार्थियों के ऊपर है। इसलिए स्टूडेंट लोन्स भी सस्ते हो जाएं इस देश के अंदर, निश्चित रूप से आपके सुझाव के ऊपर मैं विचार भी करूंगा और इसका अध्ययन भी कर लूंगा। थैंक यू सर। हम एक और ब्रेक कर रुकेंगे और ब्रेक के बाद अरुण जेटली पर इल्जामात और सवाल आपका एक और। अरुण जी, देश की जनता को चिंता है महंगाई की। जनता ने देखा कि पहले रेल फिर तेल, ये कैसा खेल? रेल का जहां तक प्रश्न है, ये जो भाड़े बढ़ाए हैं हमने, ये पुरानी सरकार के खाते में थे, जो बढ़ाने की उनको हिम्मत नहीं थी। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं, हम मुकदमा चला रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं अरुण जेटली से। आपकी अदालत में अगला। आपकी अदालत में फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली पर आरोप है कि अपने बजट में इन्होंने पिछली सरकार को दोष दिया। आपकी बजट स्पीच में पहले 20 पेज सिर्फ इसी बात को लेकर थे कि पिछली सरकार ने क्या क्या गलतियां की। नहीं, बिल्कुल मैंने एक पैराग्राफ नहीं लिखा। मैंने ये जरूर लिखा कि आज स्थिति क्या है और इस स्थिति को नहीं बदलेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा। उनका तर्क यह है कि हमने जीडीपी बढ़ा के दी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमने बढ़ा के दिया, इतनी खराब हालत नहीं थी जितनी आप कह रहे हैं। देखिए, मेरा उससे कोई झमेला नहीं है, लेकिन आप अगर इस परिस्थिति में देश को ले आते हैं कि ये देश केवल उधार पर चलेगा, तो मैंने ये लोगों से प्रश्न पूछा और मैंने ये कहा कि ये बहुत आवश्यक है कि आज का खर्चा हम लोग आज की कमाई से निपटें। आज का खर्चा, आज का एक्सपेंडिचर हम उधार लेकर चलाएं और फिर आने वाली पीढ़ी के लिए एक विरासत उधार की छोड़ जाएं, ताकि तुम पे डबल टैक्स लगेगा कि जो मेरा लिया हुआ उधार भी तुम वापस करो। So we are leaving a legacy of debt for the next generation, which is to be financed by taxation on that generation. मैंने कहा इस इकोनॉमी में से बाहर निकलना है, इसलिए फाइनेंशियल प्रूडेंस चाहिए, इसलिए देश की इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़े, इस देश में एक ऐसी इकोनॉमी आए जिसमें सरकार की आमदनी बढ़े कि सरकार देश चलाने का खर्चा अपने आप आज की तारीख में निपट पाए। लेकिन अरुण जी, देश की जनता को चिंता है महंगाई की। जनता ने देखा कि पहले रेल फिर तेल, ये कैसा खेल? देखिए, मैं आपको 3 चीजों पे इस पे आपको उत्तर दे दूं। रेल का जहां तक प्रश्न है, ये तय आप कर लीजिए कि देश कैसे चलेगा। 6 फरवरी को जब यूपीए सरकार थी, तो रेलवे बोर्ड ने एक प्रस्तावना रखी कि केवल पैसेंजर भाड़े में हमारा 30,000 करोड़ का नुकसान है। अगर इस लॉस को हम पूरा नहीं करेंगे तो रेल का चक्का जाम हो जाएगा, रेल चल नहीं पाएगी। 10 तारीख को रेलवे मिनिस्टर
रेलवे बोर्ड चेयरपर्सन, सारे लोग प्रधानमंत्री जी पे गए। ये फाइल है, मैंने संसद में फाइल पढ़ के दिखलाई। पुराने प्रधानमंत्री डॉक्टर साहब ने कहा ये बिल्कुल जायज है, आपको भाड़ा बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन मेरा सुझाव है कि ये भाड़ा बढ़ा दो, लेकिन मई के महीने से बढ़ाओ, ताकि मुझ में हिम्मत नहीं है कड़े निर्णय लेने की। तो मई के महीने तक ऑल रेल का घाटा चले, ताकि रेल अपने वेतन भी ना दे पाए, रेल के पास फ्यूल ना बचे रेल चलाने का। इसी हिम्मत की कमी की वजह से कठिनाई रेल में आई। 16 तारीख मई को जब चुनाव के परिणाम निकल रहे थे, तो डॉक्टर साहब के उस निर्णय के मुताबिक कि मई के महीने से बढ़ाओ, रेलवे बोर्ड ने दोपहर के समय भाड़े बढ़ा दिए। शाम को 7 बजे खड़गे साहब, जो लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, रेल मंत्री थे, उन्होंने कहा भी ये क्यों बढ़ा रहे हो, आज भी बढ़ाए हुए का नुकसान मुझे होगा, तो इसलिए अगली सरकार पे मुसीबत आने दीजिए, और उस ऑर्डर को रिकॉल कर लिया। ये देश ऐसे चलेगा क्या? मैंने इसलिए संसद में एक वाक्य कहा अंग्रेजी में, मैंने कहा पीपल हैव टू डिसाइड कि अगर आप सर्विसेज चाहते हो तो द यूजर्स विल हैव टू पे। इस देश में हाईवे कैसे बनने शुरू हुए? वाजपेयी जी ने आरंभ किए। हमने हर डीजल पे, पेट्रोल पे सेस लगा दिया, तो हम में से जो भी सड़क पे पेट्रोल का इस्तेमाल या डीजल का करता है, वो पैसा दे रहा है कि उसके पैसे से ये हाईवे बन रहे हैं। यूजर्स पैसा दे रहे हैं, जो गाड़ी चला रहा है वो पेट्रोल के माध्यम से उसको पैसा दे रहा है। देश में हाईवेज बन गए, दुनिया में ऐसे बने। मैं रेल में सफर करूं लेकिन मैं भाड़ा ना दूं पूरा, और इसलिए रेलवे ठप हो जाए। तो मैंने ये वाक्य कहा कि अगर हम वर्ल्ड क्लास रेलवे इस देश में चाहते हैं तो हमें ये फेयर्स देने पड़ेंगे। या पिछली सरकार की हम तरफ कहें कि हमारे घुटने इतने कमजोर हैं कि हम ये फरवरी के महीने में कहें कि नहीं नहीं मेरे कार्यकाल में मत चलाइए, अगली सरकार के कार्यकाल में भाड़े बढ़ा दीजिए। ये तरीका नहीं है। ये जो भाड़े बढ़ाए हैं हमने, ये पुरानी सरकार के खाते में थे, जो बढ़ाने की उनको हिम्मत नहीं थी। अब आप दूसरा विषय देख लीजिए, तेल का। आपने कहा इराक भी की वजह से संकट है, और इराक के संकट की वजह से हमारे देश का बहुत बड़ा तेल इराक से आता है। तेल के कुएं इराक में है, दक्षिण इराक में है, उत्तर इराक में है। अभी तक सप्लाईज मेंटेन्ड हैं और इराक के संकट की वजह से, लेकिन कीमतें बढ़ी हैं। लेकिन उस कीमत का सबसे कम बोझ पड़े व्यक्तियों को। अगर आपने कहा मैं आपको एक सिंपल अकाउंट्स दे दूं, चलिए हम नहीं बढ़ाते और तेल की कीमत दुनिया में बढ़ती है, महंगा होता है, हम कम रखते हैं, तो उस कमी को मैं कैसे पूरा करूंगा? मैं इनकम टैक्स बढ़ा दूंगा, मैं एक्साइज बढ़ा दूंगा, कहीं ना कहीं तो पैसा मुझे लाना पड़ेगा। तो इसलिए इस प्रकार की जो इकोनॉमी है कि हम केवल सस्ती लोकप्रियता के लिए कड़वे निर्णय ना करें, और लोगों को भी फिर समझ में आएगा कि अगर दुनिया के बाजार में इतनी महंगाई हो गई, लेकिन अननेसेसरी बर्डन लोगों पे ना आए। जितना सरकार बर्डन अब्सॉर्ब कर सकती है वो सरकार करे। क्योंकि मैंने कहा कि हमारी सरकार की जो पॉलिसी है कि मैं चाहूंगा कि आम आदमी की जेब में जब पैसा ज्यादा जाएगा, वो खर्च भी ज्यादा करेगा, वो सेव भी ज्यादा करेगा, जिससे इकोनॉमी और ग्रो करेगी। तो हमने ये रास्ता चुना है। और मेरी जितनी भी टैक्सेशन प्रपोजल्स हैं, मैंने आपको पहले आरंभ में भी कहा, किसी बजट में 3 श्रेणियों में आम टैक्स पेयर को रिलीफ मिल जाए, आज तक नहीं हुआ इतना। 1.5 लाख रुपए के टैक्स का 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 का आज तक किसी ने नहीं। लेकिन आपके पास महंगाई को कम करने का प्लान है? क्योंकि देखिए, डिफेंस मिनिस्टर ए.के. एंटनी साहब का मैंने बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट देखा है। उन्होंने कहा मैंने 3 बार बजट को पढ़ा, पर बढ़ती कीमतों को कंट्रोल करने का एक भी प्रपोजल मुझे नहीं मिला उसमें। देखिए, जब मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती है, पैदावार बढ़ती है, तो सप्लाई साइड बढ़ती है, उससे महंगाई कम होती है। और जब मैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एक्साइज डिस्काउंट्स दे रहा हूं, कस्टम्स ड्यूटी के डिस्काउंट दे रहा हूं कि अपनी प्रोडक्शन बढ़ाइए, जब एग्रीकल्चर को मैं दूंगा। और मैं आपको दूसरा एग्जांपल दूं, हर साल जुलाई से लेकर नवंबर तक इस देश में प्याज का संकट आता है, स्वाभाविक है। प्राइम मिनिस्टर के लेवल पर हमने कम से कम 5 मीटिंग्स होंगी। एक ग्रुप बना दिया मिनिस्टर्स का,
हर राज्य के मंत्रियों को बुलाया और याद रखिए 15 रुपए से 20 का रेट क्रॉस किया प्याज का। हर साल तो 70, 80 और 100 रुपए तक जाता है। इस सीजन में लोगों ने 100 रुपए का भी खरीदा है, कांग्रेस के राज में 70 और 80 भी जाता है। उसको 25 रुपए, 20 रुपए, 22 रुपए, 26 रुपए पर रोक देना कि आगे ना बढ़े, ये इस एक्टिविज्म की वजह से हुआ है। उनको बजट पढ़ने की जरूरत नहीं है, एंटनी साहब को बाजार में जाकर खरीदने की जरूरत है और दुकानदार से पूछ लें कि इस बार इस रेट पे बेच रहे हो, पिछले साल किस रेट पे बेचा था इस दिन। अरुण जी, बार बार अखबारों में खबर आ रही है, मॉनसून डिपार्टमेंट ये कह रहा है, जो हमारा जो मेट डिपार्टमेंट है वो कह रहा है कि मॉनसून बहुत खराब होने वाला है, सूखा पड़ेगा, तो इसका असर देश की इकोनॉमी पर पड़ेगा, महंगाई होगी। दो चीजें जो मेरे नियंत्रण में नहीं हैं। एक, इराक का संकट हल हो जाए और इराक का तेल की कीमत के ऊपर ज्यादा प्रभाव ना हो, क्योंकि अगर वो प्रभाव बढ़ जाता है तो उसका हमें नुकसान होता है। और दूसरा, बरसात अच्छी हो जाए। अच्छी में भी जिन एरियाज के अंदर एग्रीकल्चरल ग्रोथ खूब होती है उन एरियाज में हो जाए। मतलब एवरेज अगर मान लीजिए कोई कहता है 93-94% होगी और नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज्यादा हो गई और एग्रीकल्चर ग्रोइंग एरियाज में कम हुई, तो इसलिए उसका भी असर पड़ता है। लेकिन कई बार डिलेड मॉनसून जुलाई के मध्य या अंत तक काफी एक्सपैंड कर जाता है और उसमें फूड ग्रेन को सेव कर पाने की हमारी कैपेसिटी होती है। वेजिटेबल्स वगैरह पे उसका थोड़ा सा असर पड़ता है। लेकिन मैं कहूंगा कि आज फूड ग्रेन इतना है इस देश में, हमारे पास गोदाम इतने हैं, फूड की सिक्योरिटी इतनी है कि उन कीमतों की मुझे चिंता नहीं है। किसान की चिंता निश्चित रूप से है कि अगर इस बार बरसात कम हुई और कुछ क्षेत्रों में उसका असर पड़ता है। मैंने देखा है कि कुछ एरियाज में, मुंबई वगैरह में कल से आरंभ हुई है, आज उड़ीसा वगैरह में हुई है। इसको डे टू डे बेसिस पे हम लोग बहुत नजदीकी से मॉनिटर कर रहे हैं। अरुण जी, बहुत चुनौतियां आपके सामने हैं और ऐसी चुनौतियां जिन पर आपका नियंत्रण नहीं है। हमने आपसे हर तरह के सवाल पूछे। हम एक और ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद सुनेंगे आपकी अदालत में आज के जज एच.के. दुआ का फैसला आज के मुकदमे पर। वेलकम बैक। हमने मुकदमा चलाया भारत सरकार के वित्त मंत्री अरुण जेटली पर। उनसे पूछा महंगाई के बारे में, उनसे पूछा उनकी योजनाओं के बारे में, उनके बजट के बारे में। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज जाने माने पत्रकार एच.के. दुआ के फैसले का। अरुण जेटली जी, आपने प्रोसिक्यूशन केस के जो इल्ज़ाम लगाए गए उनका जवाब बहुत सब्र से दिया और बहुत कन्विंसिंग आंसर दिए। इसके लिए आपको मुबारकबाद दी जाती है। हर बजट से पहले लोगों की हज़ारों ख्वाहिशें होती हैं और फाइनेंस मिनिस्टर के लिए हर ख्वाहिश को पूरा करना बहुत मुश्किल होता है। और अब जब पार्लियामेंट में इस बजट पे, आपके बजट पे जब बहस होगी तो और भी कई चीज़ें कही जाएंगी, लेकिन लगता है कि आपकी जो कॉमन सेंस की अप्रोच है जवाब देने में, उसका फ़ायदा होगा। अदालत की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। हमारी उम्मीद है कि अरुण जेटली चुनौतियों का सामना करेंगे, अपनी इंटेलिजेंस से, अपनी इंटेग्रिटी से, अपनी ईमानदारी से, लगन से देश की जनता को महंगाई कम करके दिखाएंगे, लोगों को सुविधाएं देंगे। अच्छे दिन जल्दी आएंगे। इस उम्मीद के साथ आज का मुकदमा यहीं खत्म करते हैं। अगले सप्ताह आपसे मुलाकात होगी एक नए मुकदमे के साथ, एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।